आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। इस समय देश में राहुल गांधी भारत जोड़ो पदयात्रा कर रहे हैं। ये पदयात्रा कोई नई बात नहीं है। हमारे यहाँ तो जैन साधु साध्वी सदियों से स्व पर आत्म कल्याण के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। हमारे यहाँ त्यागमय जीवन की प्रधानता है और त्याग में धर्म माना है। पैदल चलने में, पदयात्रा में बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, तभी कुछ हासिल किया जा सकता है। पदयात्रा पर शास्त्रों में बहुत गहन चर्चा है। जो पैदल विहार करते हैं, जिनके मन में किसी अंचल या वस्तु विशेष को लेकर कोई आसक्ति नहीं होती, वे साधु होते हैं। वे चलते ही इसलिए हैं कि मन में जन्म जन्मांतरों से घर किए बैठी जो आसक्तियां हैं, सुविधा भोग की जो प्रवृत्तियां हैं, उनकी जड़ें किसी तरह से ढीली की जाएं, उन्हें हिलाया जाए। पांव पैदल चलने में यही होता है। वस्तु स्वरूप समझ में आता है, दुनिया और दुनियादारी दोनों को नज़दीक से देखने का मौका मिलता है, संसार की असारता का भान होता है, त्याग वैराग्य की जड़ें मजबूत होती हैं। चरैवेति की स्थिति में बहुत कुछ हासिल होता है। चलते रहो में बहुत कुछ हासिल होता है। नदी के प्रवाह की तरह गतिशीलता का ज्ञान और ताजगी, निर्मलता और स्वास्थ्य से गहरा संबंध है और इसका व्यापक असर भी होता है। जैन साधु साध्वियों के इस त्याग का असर समाज पर भी बहुत व्यापक रूप से होता है। समाज में नई चेतना का जागरण होता है। महात्मा गांधी के जीवन पर जैन साधु साध्वियों का काफ़ी प्रभाव था। इसीलिए अंग्रेज़ों के खिलाफ जन चेतना जागृत करने के लिए उन्होंने पदयात्राओं का सहारा लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक सत्याग्रह के लिए उन्होंने दांडी मार्च किया। 1930 में महात्मा गांधी ने 24 दिनों में 390 किलोमीटर की पदयात्रा की। इस पदयात्रा ने अंग्रेजों की जड़ें हिला दी। 60 वर्ष की उम्र में महात्मा गांधी ने इस मार्च की शुरुआत अपने 78 भरोसेमंद स्वयंसेवकों के साथ की थी और बड़े बड़े उद्योगपतियों का उनको अपरोक्ष साथ मिला। बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं का साथ उन्हें मिला। इस पदयात्रा में आज राहुल गांधी की पदयात्रा की तरह जनसैलाब तो नहीं उमड़ा था, लेकिन जितना भी जनसैलाब उमड़ा उसने अंग्रेजों की जड़ें जरूर हिला दी थी, रातों की नींद उड़ाती थी और पूरे देश में क्रांति की अलख जगा दी थी। शोषण, दमन, अन्याय, अनीति के शिकार और अपने संवैधानिक अधिकारों व विकास से वंचित आदिवासी समाज में चेतना जगाने के लिए उन्हें शराब, शिकार, बीड़ी, तंबाकू आदि छुड़वाने और अपने बच्चों को पढ़ाने की प्रेरणा देने के लिए हमने भी 21 साल पहले 2001 में 49 वर्ष की उम्र में एक पदयात्रा की थी। उसके बाद तो कई पदयात्राएं की, लेकिन 55 दिन की लगातार एक पदयात्रा की। हमने लोगों की अंतरात्मा को जगाया, उन्हें उनके गौरवशाली अतीत का स्मरण करवाया। महाराणा उदय सिंह से महाराणा प्रताप और महाराणा अमर सिंह तक 40 साल तक जब मुगलों से युद्ध चलता था, तो ये सब महाराणा और महाराणा की फौजें आ करके जंगलों में छुपी थी। जिन्होंने शरण दिया था इनको, आदिवासियों ने शरण दी थी। आदिवासियों के घरों में रहे ये लोग और आदिवासियों ने इन पर 40 साल तक खाना खिलाया। न केवल खाना खिलाया बल्कि युद्ध में भी उनका साथ दिया। आप सोचिए, आज हमारा 3 साल अकाल पड़ा, जिसमें लोगों के मरने की नौबत आ गई। आज कोई 4 दिन के लिए मेहमान आ जाए तो सोचना पड़े कि इसको क्या खिलाएंगे, कैसे खिलाएंगे। और एक जमाने में
40 साल तक आदिवासियों ने महाराणाओं और महाराणा की फौजों को खिलाया और युद्ध में बराबर उनका साथ दिया। फिर आज ऐसी हालत क्यों हो गई? और तो और 100 साल पहले तक किसी आदिवासी भाई को कहीं पर काम मजदूरी के लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी, कहीं मजदूरी के लिए भटकना नहीं पड़ता था। उसके जंगल में, उसके खेत में इतना अनाज और इतनी वन संपदा होती थी, इतना जीवन होता था कि उसको कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी मजदूरी के लिए। आज खाली 120 साल में यह हालत बदल गई। क्यों हो गया ऐसा? क्यों? कि हमारे अंदर फूट पड़ गई। जो आया वो हमें लूटने के लिए आया, जो मिला जो हमें लूटने के लिए मिला। पहले महाराणाओं ने मुगलों के साथ समझौता कर लिया, शेरशाह खुर्रम के साथ में समझौता कर लिया यहाँ के महाराणाओं ने, और जो आदिवासी 40 साल से उनका साथ दे रहा था वो लटकता रही है। बाद में इन्होंने अंग्रेजों से समझौता कर लिया और आदिवासियों को फिर लटका दिया। और अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने आदिवासियों को कंट्रोल करने के लिए, आदिवासियों में फूट डालने के लिए, आदिवासियों को तितर बितर करने के लिए जगह जगह अपनी आदिवासियों के एरिया में छावनियां बनाई। इसी तरह से खेरवाड़ा में एमडीसी बनाई, नीमच में, प्रतापगढ़ में छावनियां बनाई। जहां जहां आदिवासी मजबूत स्थिति में थे वहां अंग्रेजों ने उनको तोड़ने के लिए, उनकी कमर तोड़ने के लिए वहां पर सैनिकों का पड़ाव डाला। आज हमारा देश आजाद हो गया और देश को आजाद हुए 54 साल हो गए, और देश के 54 साल के बाद में भी आज किसी बाबू का ट्रांसफर, किसी डॉक्टर का ट्रांसफर, किसी नर्स का ट्रांसफर, किसी अध्यापक का ट्रांसफर कोटा में करते हैं तो वो या तो हरामखोरी करेगा या पर अपना ट्रांसफर कैंसिल कराने के लिए जोड़ तोड़ करता है। कोई यहाँ रहना नहीं चाहता। जब हमारे लोग यहाँ रहना नहीं चाहते, क्या यहाँ पर इंसान नहीं रहते? तो यहाँ कोटला में छावनी बनाते। उन्होंने कोटला में छावनी सिर्फ इसलिए बनाई कि यहाँ के आदिवासी बहुत मजबूत थे, बहुत संगठित थे। तो इन आदिवासियों को कंट्रोल करने के लिए, इनकी कमर तोड़ने के लिए उन्होंने यहाँ पर सैनिक छावनी बनाई। आदिवासी समाज में कभी भी शराब का प्रचलन नहीं था। अंग्रेजों ने वो शराब पीना सिखाया। कभी शराब का प्रचलन नहीं था आदिवासी समाज में। ये जो अपने यहाँ महुआ होता है, ये महुए को सेक करके खाते थे, महुए की रोटी बना करके खाते थे, महुए को राम करके खाते थे, महुए के ढोकले बना करके खाते थे। और इस तरह से महुआ खाने से वो ताकत देता है। उससे नशा आता है क्या? महुए को सेक के खाते हैं, राम के खाते हैं, ढोकले बना के खाते हैं तो नशा आता है क्या? नहीं आता। लेकिन यदि इसको सड़ा करके पीते हैं तो अच्छा ताकतवर आदमी भी घुड़क जाता है। तो अंग्रेजों ने महुए को कैसे सड़ाना और कैसे शराब बनाना, ये अंग्रेजों ने सिखाया। क्यों? कि वो हमारे को बर्बाद करना चाहते थे। इसी तरह से हमारे को लड़ना सिखाया आपस में। आदिवासी समाज में जितनी एकता थी, जितना संगठन था, उतना और कहीं पर भी नहीं था। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेजों ने छोटी छोटी चीजों में आपस में लड़ना सिखाया। कोई कहता था उसने मेरी एक आंख तोड़ दी, अरे तू जा रहे, उसके दोनों आंख तोड़िया। इस तरह से आपस में वेर लेना और झगड़े करना, लड़ाना, ये सिखाया। उससे पहले तक आदिवासियों में छोटे मोटे वाद विवाद होते थे, लेकिन गांव के मुखिया लोग, पटेल लोग, कमेटी लोग मिल बैठ करके और सुलटारा करते थे, आपस में लड़ने नहीं देते थे, आपस में मेल मिलाप रखते थे, लोगों को आपस में जोड़ करके रखते थे।
लेकिन आप देखिए कि अंग्रेजों के तो नीति यही थी, फूट डालो और राज करो। और जब फूट पड़ जाती है तो घर टूट जाता है। ये पानी का मटका पड़ा हुआ है, ये पानी का मटके को थोड़ा सा नीचे से फोड़ दें और ठीकरी अलग कर दें तो उसमें पानी टिकेगा क्या? नहीं टिकेगा, क्योंकि वो फूट पड़ गई। पानी ऊपर से डालेंगे नीचे से निकल जाएगा। आपकी कितनी भी ताकत थी वो सारी ताकत उस फूट में खत्म हो गई। अब पानी डालो और नीचे से निकल जाता है, और नीचे से निकलता हुआ पानी कौन पी जाता है? पटवारी, फॉरेस्टर, पुलिस वाला, ठाकुर, ग्राम सचिव, जो भी आदिवासियों के हक का पैसा खाने वाला है वो सब वो पानी पीने वाला है। और आदिवासियों को ये लोग क्या कहते हैं? ये लोग कहते हैं भेड़े। क्या है? कहते गर्दन नीचे करके रखती है ना भेड़, बोलते भी नहीं, मारती भी नहीं, गर्दन नीचे करके रखती। और फिर पटवारी साहब है तो वही ऊन काट रहे, फॉरेस्टर है तो वही ऊन काट रहा है, पुलिस वाला आया तो वही ऊन काट रहा है। जो भी आता है सब ऊन काटने वाले आते हैं और वो बेचारी गर्दन नीची करके और खड़ी रहती है। तो क्या हम वास्तव में गेटे हैं क्या? और गेटे बन करके रहना है क्या? महीने की हाजिरी भरते और पूरे महीने की तनख्वाह लेते, और गांव के किसी भी बच्चे का एडमिशन ही नहीं करते। स्कूल में आते हैं बच्चे तो कहते हैं दूसरे स्कूल में जाओ, यहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं चलेगी। तो दोरडी कला से ठेठ माड़ी तक जाते या नीचे यहाँ बल्ली तक आते, लेकिन वहां पर वो पढ़ाई नहीं कराते। क्यों भाई ऐसा? ये मांडवा में हम गए तो मांडवा में एक चपरासी इंजेक्शन ठोक रहा था, और गांव वाले सब डॉक्टर साहब कह रहे थे, डॉक्टर साहब पहले सुई मेरे लगा दो, डॉक्टर साहब सुई पहले मेरे लगा दो। और एक जगह सुई लगाने का 20-20 रुपया। चपरासी सुई लगाना था, चपरासी इंजेक्शन लगाना था, और उस चपरासी को गांव वाले सब डॉक्टर साहब करके हाथ जोड़ रहे थे कि डॉक्टर साहब पहले मेरे सुई लगा दो, मेरे को बुखार से जा रहा है। ये मांडवा में, और ये हाल देख रहे हैं। हम गए मांडवा में तो न तो डॉक्टर का पता, न नर्स बेंजी का पता, वो एकमात्र चपरासी, चकाचक दाढ़ी बनी हुई, चकाचक तेल चमक रहा है, पेंट वेंट और सब ठीक ठाक, उसको देख करके लगा, मैंने कहा ये क्या बात है। और वो इंजेक्शन भर रहा था और लोग लेते हुए थे इंजेक्शन लगाने के लिए। मैंने कहा भाई आप ये इंजेक्शन कैसे लगा रहे हो? मैं तो रोज लगाता हूँ, मैं तो इंजेक्शन लगाना सीख के रोज लगाता हूँ। क्या आपको कैसे मालूम कि कौन सी दवाई किसमें देनी चाहिए और नहीं देनी चाहिए? क्या नहीं, मेरे को सारा डॉक्टर साहब बता के गए। तो ये जनरल इंजेक्शन है जो आवे जिसके ठोक देगा, लोग इंजेक्शन के नाम से ही अच्छे हो जाते। ये हालत आजादी के 54 साल बाद, इस प्रकार की हालत कितनी शर्मनाक है। गांव वालों को हम लेकर के गए उस अस्पताल में और रूबरू कराया। मैंने कहा तुम ये पैसे किस बात के लेते हो? तो साहब मैं दवाई बाहर से लाता हूं इसलिए पैसे लेता हूं। भाई दवाई बाहर से क्यों लाते हो और अस्पताल में क्यों लाते हो? तुम्हारे को प्रैक्टिस करनी, तुम्हारे घर पे करो। अस्पताल में तुम, सरकारी अस्पताल में तुम पैसे किस बात के ले सकते हो? वो चुप हो गया गर्दन नीचे करके।
मैंने कहा अब तुम देखो ये इंजेक्शन लगा रहे हो, एक ही इंजेक्शन, एक ही सुई, पहले एक शीशी में से भरा, एक के ठोका, फिर वही इंजेक्शन दूसरी शीशी में भरा, दूसरे के ठोका, फिर वही इंजेक्शन तीसरे में भरा और तीसरे के ठोका। अरे मैंने कहा लोग नहीं मरते होंगे तो मर जाएंगे, ये इंफेक्शन हो जाएगा और लोग नहीं मरते होंगे तो मर जाएंगे। पटेल, जब हमने उसको कहा कि भाई आपके यहाँ कोई तकलीफ है तो आप क्यों नहीं बोलते हो, तो उसको गुस्सा आ गया और वो गुस्से में बोला कि बाबूजी आप मेरे को बताओ किसको बोले, न्याय कहां है? कि अभी राखी के एक दिन पहले मजिस्ट्रेट ने खुद मेरे से, वकील और पेशकार तो एक तरफ रहे और खुद मजिस्ट्रेट ने मेरे से कहा कि इन 3 आदमियों को जमानत करनी है तो तू 3000 रुपया लिया, तो अभी मैं छोड़ देता हूं। तो आप बताओ कि किससे न्याय मांगे हम? जो न्याय करने वाला है वो खुद पैसे मांग रहा है और सीधा मुंह पे कह रहा है कि तू 3000 रुपए लिया, मैं तीनों की जमानत कर देता हूं। तो पटेल ने कहा कि साहब 3000 रुपए तो मेरे पास में नहीं है, मैं आता हूं देखें कि क्या कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। बाहर गया, लोगों से बातचीत की और 1500 रुपया लाया और मजिस्ट्रेट को कहा साहब मेरे पास में तो 1500 रुपया है ये। आप आश्चर्य करोगे, जैसे उसने यूं बताया, मजिस्ट्रेट ने खट से हाथ यूं मारा, लिया, जेब में रखा और कहा कि ले जा, तीनों की जमानत हो गई। अब जब मजिस्ट्रेट खुद ये काम करने लगे, इससे ज्यादा दुख की, शर्म की, लज्जा की क्या बात हो सकती है? इस पदयात्रा के दौरान लगभग 1 लाख लोगों ने शराब, मांस, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू आदि छोड़ दिए। अगस्त क्रांति दिवस 9 अगस्त 2001 से गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2001 तक पूरे 55 दिन की आदिवासी जन चेतना पदयात्रा में हम 937 किलोमीटर 937 किलोमीटर चले। दुर्गम पहाड़ों, जंगलों, नदी नालों और कच्चे रास्तों से गुजरते हुए उदयपुर, सिरोही व डूंगरपुर जिले की 10 पंचायत समितियों के 132 गांवों में सघन जनसंपर्क किया। हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा या राजनीतिक उद्देश्य नहीं था और मैं दलगत राजनीति से कोसों दूर हूं। हमने आदिवासी भाई बहनों व बच्चों से सीधा संवाद किया, उनके दुख दर्द, उनकी पीड़ा को गहराई से देखा, जाना, महसूस किया। इस पदयात्रा के बाद यहाँ के बच्चे पढ़ने लगे हैं, कॉलेज खुले हैं, लोग अपने अधिकारों के लिए बोलने लगे हैं। कई जनप्रतिनिधि, सरपंच, वार्ड पंच बने हैं, बदलाव आ रहा है। इसके बाद हमने लोगों की शक्ति को संगठित किया, अकाल राहत के लिए, अनाथ बच्चों की समस्याओं के लिए कई यात्राएं, धरने, प्रदर्शन किए। लोगों को भूख से नहीं मरने दिया। बिना किसी दलगत राजनीति के भी लोक जागरण से यह सब कुछ संभव हुआ। जो काम यहाँ कई वर्षों में करोड़ों रुपए की फंडिंग के बावजूद संस्थाएं नहीं कर सकी, हमने बिना फंडिंग के कर दिया। हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, न पदयात्रा में और न बाद में। नीचे धरती माँ की गोद और ऊपर आसमान। हमारे पास लंबे चौड़े कंटेनर या भोजन की व्यवस्था वगैरह कुछ भी नहीं था। न बड़े बड़े कंटेनर थे, न बिस्तर, न लंगर थे, न ही भोजन सामग्री। दिन में एक बार आदिवासियों के घरों से ही एक एक रोटी मांग कर लाते, खाते और पानी पी लेते। न चाय थी और न दूध था। शुरुआत में अकेला अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर गया। काफिला बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों कदम बढ़ते गए। आखिर में सैकड़ों आदिवासी भाई बहनों का रेला था। राहुल गांधी 52 वर्ष की उम्र में 3750 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने वाले हैं। 3 महीने उनकी पदयात्रा चलने वाली है, ऐसा बताया गया है। अभी लगभग आधी यात्रा पूरी हो गई है उनकी।
13 मई 2022 को नवभारत टाइम्स में मैंने एक ब्लॉग लिखा था। जब कांग्रेस का चिंतन शिविर उदयपुर में चल रहा था तो मैंने उस समय में यह ब्लॉग लिखा था कि कांग्रेस को या राहुल गांधी को पदयात्राएं करनी चाहिए। और इसके कुछ ही दिनों बाद में उनकी पदयात्रा का कार्यक्रम सामने आ गया। इस वीडियो का किसी प्रकार का राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, सिर्फ पदयात्रा का महत्व बताना है, क्योंकि यह एक लोक यात्रा होती है, लोक तीर्थ होता है। इसमें परोपकार और आत्म कल्याण भी है। यदि कोई करना चाहे तो राहुल गांधी क्या हासिल करेंगे, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ तो हासिल करेंगे। पदयात्रा व्यर्थ नहीं जाती, लोगों से सीधा संवाद व्यर्थ नहीं जाता, लोगों से आत्मीयतापूर्वक मिलना, उनको समझना, उनकी पीड़ा, उनके दुख दर्द को समझना व्यर्थ नहीं जाता, स्वयं की आत्मा के लिए भी और उनके लिए भी जिनसे हम मिलते हैं। अब सीनियर सिटीजन हो जाने के बाद मैं अपनी बात करता हूँ, यानी ढलती उम्र में स्वास्थ्य के बाजारीकरण और स्वास्थ्य के नाम पर लूट और षड्यंत्रों के खिलाफ जंग लड़ रहा हूँ, जो आप सबके सामने है और हमारे 400 वीडियो इस बात के साक्षी हैं। इससे पहले, लॉकडाउन से पहले 7 राज्यों में, हमारे देश के 7 राज्यों में मैंने 100 से ज़्यादा हेल्थ केयर सेमिनार किए हैं। बस पदयात्रा नहीं की, लेकिन जगह जगह में गया हूँ। और अब पदयात्रा करने की वो परिस्थितियाँ भी नहीं हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और बढ़े, और इसलिए लोगों से जुड़ा हूँ, लोगों से जुड़ना चाहता हूँ, और उसके लिए मैंने YouTube को माध्यम बनाया। पहले जब YouTube नहीं था, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इतना संसाधन नहीं थे, तो हमने पदयात्रा की, 55 दिन की एक बार की, उसके अलावा छुटपुट रूप से कई पदयात्राएं की और लोगों में चेतना जगाने की कोशिश की। मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ और मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ उसको, उस पदयात्रा को। उसके बाद में जो ये दूसरा काम मैं कर रहा हूँ कि जहाँ पर 3rd और 4th स्टेज के कैंसर पेशेंट्स, डायबिटीज़, सीवियर डायबिटिक पेशेंट्स, थायराइड वाले, स्किन प्रॉब्लम वाले 100% स्वस्थ हो रहे हैं, डायबिटीज़ मुक्त हो रहे हैं, थायराइड मुक्त हो रहे हैं, चर्म रोगों से मुक्त हो रहे हैं और कैंसर से मुक्त हो रहे हैं। ऐसी कई उदाहरण, कई घटनाएं हो रही है, जो देवगुरु धर्म का ही एक चमत्कार है। ये एक तपस्या है। इस तपस्या में आप सब लोगों का साथ मिलेगा, इसी उम्मीद के साथ में धन्यवाद।